मेरा नाम है श्याम नाइट और ये मेरी कहानी है। 15 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि मैं भूत प्रेत को देख सकता था और ऐसे ही एक प्रेत ने मेरे पापा की हत्या कर दी थी और उसी के जवाब ढूंढने के लिए मैं हरिद्वार गुरुजी के पास आया था। अब आगे गुरुजी के पास आते ही उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जिस पर मुझे ध्यान लगाना सीखना था। हर रोज़ मैं एक ही तरह की चीज़ें करता था। सुबह जल्दी उठना, आश्रम की सफाई में मदद करवाना, नहाना और सुबह सबके साथ पूजा और फिर ध्यान लगाना। ज़्यादातर मंदिरों के बारे में मैंने देखा था कि पूजा और भजन बहुत किए जाते हैं, पर यहाँ आश्रम में ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा किया जाता है। और फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आश्रम का नाम नहीं बता सकता। रोज़ रोज़ मंत्र का जाप मुझे सुनाई देता था और गुरुजी ने मुझे सिर्फ एक ही मंत्र दिया था जाप करने के लिए। शुरू में तो लगा कि सिर्फ एक ही मंत्र क्यों, पर धीरे धीरे जब ध्यान लगना शुरू हुआ तो वो मंत्र ही अच्छा लगने लगा और उसमें सुकून आने लगा। 3 महीने बीत गए थे और अब तक गुरुजी ने मुझे कुछ मंत्र याद करने के लिए दिए थे। उन्हें मुझे याद तो करना था, पर ध्यान और जाप सिर्फ एक ही मंत्र का करना था जो शुरू में दिया था। मैंने तकरीबन 5 मंत्रों को याद कर लिया था। फिर एक दिन जनवरी का महीना था, नया साल बस गया ही था। मैं रोज़ की तरह सुबह का ध्यान खत्म करके हटा था और कुछ खाने के लिए रसोई घर की तरफ जा रहा था। तभी नीरज मेरे पास भागता हुआ आया। नीरज भी मेरी तरह आश्रम में ही रहता था। उसके माँ बाप ने उसके पैदा होने पर उसे इसी आश्रम के बाहर छोड़ दिया था और तब से आश्रम के लोगों ने ही उसका ख्याल रखा था। वो मेरी ही उम्र का था तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। नीरज के बारे में सबसे बेस्ट बात ये थी कि उसे लड़ना आता था, मतलब सही में लड़ना आता था। वो मंत्रों में अच्छा था। मुझे आज तक भी नहीं पता कि उसे कितने मंत्र आते थे, शायद उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। उसने लड़ना आश्रम में ही सीखा था। आश्रम में लड़ना भी सिखाया जाता है, एक तरह से सेल्फ डिफेंस के लिए, पर नए लोगों को नहीं, जैसे कि मैं। अभी उसे सीखने के लिए मैं काफ़ी दूर था। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि गुरुजी ने बुलाया है। गुरुजी बहुत ही कम लोगों से मिलते थे, तो हम हमेशा एक्साइटेड रहते थे गुरुजी से मिलने के लिए। हम दोनों भागकर उनके कमरे में गए तो वहाँ पर सूरज भाई पहले से थे। अब सूरज भाई भी वहाँ के गुरु की तरह ही थे, पर बड़े गुरुजी यानी कि आश्रम के गुरुजी जैसे नहीं। वो भी उन्हीं से सीखते थे, पर हमारे लिए सूरज भाई गुरु ही थे, पर हम उन्हें सूरज भाई बुलाते थे। तो गुरुजी के कमरे में सूरज भाई, मैं और नीरज थे और गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे सूरज भाई और नीरज के साथ पास ही के एक गाँव में जाना है जहाँ पर एक लड़की के अंदर कोई आत्मा है, ऐसा उसके घर वाले कह रहे हैं और वो उसे यहाँ तक नहीं ला पा रहे। तो हमें जाकर चेक कर रहा है कि वो सही में है या फिर कुछ और बात है और उनकी मदद करनी है। सूरज भाई और नीरज ये पहले कई बार कर चुके थे, पर मेरा पहली बार था और पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अगर ये काम कोई मुझे यहाँ आने से पहले कहता तो शायद मैं अपने घर से बाहर ही ना निकलता, पर उस दिन मैं एक्साइटेड था। नीरज ने और मैंने अपना अपना सामान एक ही बैग में रख लिया था और तब मैं वो अपने 5 मंत्र जिस किताब में लिखे थे उसे भी बैग में रखने लगा। तो नीरज ने मना कर दिया और कहा कि ये मत लेकर जा, ये किसी और के हाथ लग गए तो कोई मंत्रों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। वो मंत्र एक आत्मा को बांधने और अगर वो ना माने तो उन्हें दर्द देने और उनसे खुद को बचाने के लिए थे। तो मैंने नीरज की बात मानी और वो किताब नहीं रखी। वैसे ऐसी किताब आश्रम में हर किसी के पास होती है और नया मंत्र मिलने पर सभी उसे अपनी उस किताब में लिख लेते हैं और उन्हें याद करते हैं और हमेशा उससे उन मंत्रों को पढ़ते रहते हैं। वैसे तो मुझे वो 5 मंत्र याद हो गए थे, पर मैं फिर भी इसलिए रख रहा था ताकि मैं अगर कुछ गलती कर दूँ या भूल जाऊँ तो अपनी किताब से देख लूँगा। पर नीरज के मना करने पर मैंने उसे नहीं रखा। करीब दोपहर के 12:30 बजे हम आश्रम से निकल गए। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि आश्रम में रहते हैं तो ऑरेंज रंग की धोती पहनते होंगे, सर पर एक छोटी सी चोटी रखी होगी, तो ऐसा नहीं है। हम सभी नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं। हाँ, अगर किसी का खुद से मन होता है तो वो धोती कुर्ता पहन लेता है, पर कोई कंपलसरी नहीं है। खैर, हमने बस स्टैंड से बस पकड़ी और उस गांव की तरफ चल दिए। तकरीबन 1 घंटे में उस गांव में पहुंच गए। गांव के बस स्टैंड पर कोई खड़ा था जो सूरज भाई को पहचान गया। वो हमें लेने आया था। उसने सूरज भाई को प्रणाम किया और फिर हम उसके पीछे पीछे चल दिए। उसने एक टैक्सी की हुई थी हमें लेने आने के लिए और हम उसके साथ उस टैक्सी में बैठ गए और लगभग उस बस स्टैंड से काफ़ी अंदर गाँव में आकर एक बड़े से घर के सामने वो टैक्सी रुकी। हम सभी उस घर के अंदर गए तो हम तीनों को ही पता चल गया कि इस घर के दूसरी मंजिल पर कोई है और उसे हमारे आने का पता चल गया है। सूरज भाई और नीरज ने ये सब पहले कई बार किया है और वो ये सब कई बार महसूस कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। पर मैं ये अपने घर पे हुए हादसे के बाद आज महसूस कर रहा था, तो मैंने तुरंत उस तरफ देखा तो सूरज भाई ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मुबारक हो, तुझे अगर ये महसूस हो रहा है तो यानी अच्छे से ध्यान लगा रहा है तो। पर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस दूसरी मंजिल की खिड़की पर ही देखे जा रहा था।
तब नीरज ने मुझे हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गया? तो मैंने कहा, मुझे वो सिर्फ महसूस ही नहीं हो रहा, मुझे वो साफ दिखाई दे रहा है। और ये सुनकर नीरज और सूरज भाई शॉक होकर मुझे देखने लगे और फिर ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ। तब सूरज भाई मुझे साइड पर ले गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे ये चीज़ें दिखाई देती हैं? और मैंने कहा, हाँ, मुझे लगा आपको पता होगा। तब सूरज भाई ने कहा कि यहाँ किसी को ये बात मत बताइए, जो भी दिखे सिर्फ मुझे या नीरज को बताना है। और वो जो बोलते रहे, मैं बस मुंडी हिलाकर हाँ करता रहा। उसके बाद हम घर के लोगों से मिले और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें वेलकम किया। उनका परिवार काफ़ी बड़ा था, एक जॉइंट फैमिली टाइप थी। सूरज भाई ने उनसे पूछा कि वो कहाँ है जिसके बारे में आपने बताया कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है। तो उन लोगों ने बताया कि उसके अंदर वो आत्मा अब हर रोज़ आती है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को दूसरी मंजिल पर बंद कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले तो उन्होंने सिर्फ एक कमरे में बंद किया था, पर वो हर बार बाहर आ जाती थी, इसलिए उन्होंने पूरी दूसरी मंजिल को ही बंद कर दिया। आसपास के कुछ पंडितों को बुलाकर उन्होंने उस पूरे फ्लोर को बंद कर दिया था, पर फिर भी उनकी बेटी किसी तरह से नीचे आ जाती थी, पता नहीं कैसे। वो लोग उसे खाना वगैरह ऊपर ही दे दिया करते थे, बाकी टाइम उसे ऊपर अकेला ही छोड़ देते थे। तब सूरज भाई ने उनसे कहा कि हम ऊपर जाएंगे और आप सभी बाहर रहिएगा। हम ऊपर जा रहे थे। तब नीरज ने कहा कि ऊपर से तो बहुत डार्क और नेगेटिव ऑरा सा महसूस हो रहा है। तब सूरज भाई ने कहा कि हाँ, उन्हें भी कोई आम आत्मा जैसा महसूस नहीं हो रहा, ये काफ़ी ताकतवर एनर्जी है। तो मैंने कहा, हाँ, मुझे भी वो प्रेत जैसा लगा था। तो वो दोनों सीढ़ियों पर ही रुक गए। उन्होंने फैमिली के मेंबर से ऊपर की चाबी ली और कहा कि आगे वो खुद चले जाएंगे, उन्हें ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। तो उस घर के लोग सीढ़ियों के पास नीचे ही खड़े हो गए। तब सूरज भाई ने और नीरज ने बहुत धीरे से मुझसे पूछा कि मैंने क्या देखा था। मैंने उन्हें कहा कि वैसा प्रेत नहीं था जैसा मेरे पापा में था। पापा के अंदर जो प्रेत था उसका पूरा शरीर काला था और उसकी बस आंखें और मुंह था, पर जो मैंने ऊपर देखा था उसका पूरा शरीर था, बस वो शरीर इंसान जैसा नहीं लग रहा था। तो तब सूरज भाई ने बताया कि जो मेरे पापा में था तो पूरा प्रेत बना नहीं था। जब प्रेत अपने अंदर के अंधकार को पूरी तरह से अपना लेता है तो उसका आकार एकदम काला हो जाता है और वो अपनी मर्जी से कोई भी आकार ले सकता है। और जो पापा के अंदर था वो पूर्ण प्रेत बनने की कगार पर था, पर ये जो ऊपर है ये आत्मा अभी प्रेत बनना शुरू हुई है। अभी तो उसका आकार सिर्फ बदलना ही शुरू हुआ है, यानी ये अभी भी एक हद तक कोई आत्मा ही है। तब सूरज भाई ने कहा कि रक्षा मंत्र का जाप मन में शुरू कर दो, भले ये अभी भी आत्मा ही है पर किसी आम आत्मा से ज़्यादा ताकतवर है। और हम सभी अपना रक्षा मंत्र पढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे। हमने दरवाज़ा खोला और अंदर गए तो अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। दूसरी मंजिल बहुत बड़ी थी, वो घर एक किले से कम नहीं था। भले ही ठंड का महीना था पर बाहर धूप की वजह से ठंड नहीं लग रही थी। पर उस मंजिल पर ऊपर आते ही अंदर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बर्फ़ गिर रही हो और अंदर हद से ज़्यादा अंधेरा था। तो हम सभी ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दी और फिर सूरज भाई राइट साइड पर गए और नीरज और मैं लेफ्ट साइड के कमरों में उस लड़की को ढूंढने लगे। मैं भले ही ध्यान करता हूँ और मंत्रों का जाप, पर अंधेरा अभी भी मुझे डराता है, इसलिए मैं नीरज के साथ साथ ही था। हमने पहले 2 कमरे देख लिए थे और वहाँ कोई नहीं था। फिर हम गए तीसरे कमरे में, तो पूरा कमरा सामान से भरा हुआ था, जैसे कोई स्टोर रूम हो। हमने एक दूसरे को देखा और कमरे के अंदर घुस गए, सामान के पीछे देखने के लिए कि कहीं शायद वो लड़की उस सामान के पीछे तो नहीं। और हम जैसे ही अंदर आए तभी किसी की बहुत डरावनी पर बहुत हल्की सी हंसने की आवाज़ आई। हम तुरंत वहीं रुक गए। वो आवाज़ ठीक मेरे सामने राइट साइड से आ रही थी। नीरज मेरी तरफ आया। हमने उस तरफ फ्लैश लाइट मार के देखा तो वहाँ अलमारी, कुछ घड़े और एक के ऊपर एक कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थी। मैंने नीरज की तरफ देखा और आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले यार। और नीरज ने स्माइल करते हुए थोड़ा सा मेरी तरफ आके कहा कि रक्षा मंत्र पढ़ता रहिए। और फिर वो आगे और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। हमने उधर उधर देखा, ऊपर देखा, वहाँ कोई नहीं था। और जब हम उस अलमारी के पास पहुँचे तो ठीक उस अलमारी के पीछे से किसी के कुछ चबाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ खा रहा हो। नीरज लेफ़्ट साइड से और मैं राइट साइड से उस अलमारी के पीछे जाके देखते हैं और फ्लैश लाइट जैसे ही वहाँ पड़ती है तो वहाँ वो लड़की बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने कुछ भी नहीं पहना था और वो दीवार की तरफ मुँह किए हुए थे और कुछ खा रही थी। नीरज ने बहुत धीरे और सावधानी से उसके कंधे पर हाथ लगाकर उसे हिलाया और आवाज़ लगाई। और जब उस लड़की ने गर्दन ऊपर करके देखा तो उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके हाथों में काफ़ी बड़ा चूहा था जिसके शरीर की अंतड़ियाँ बाहर आ रखी थी और वो उसे खा रही थी। और जैसे ही उसने हमें देखा वो सामने वाली दीवार पर चढ़ गई और किसी जानवर की तरह उस दीवार पर ऊपर की तरफ भागने लगी। एक पल को तो ऐसा लगा उसके हाथ नहीं 4 पैर हों। वो हमसे दूर भाग रही थी
हमने उसकी तरफ लाइट की तो वो दीवार पर जानवरों की तरफ भाग रही थी और फिर नीचे उतरकर किसी सामान के पीछे छुप गई। नीरज उस तरफ भागा और उसके पीछे मैं भी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ नहीं थी। हमने हर सामान के पीछे देखा पर वो वहाँ नहीं मिली। हम कमरे के बाहर देखने के लिए आ गए और आगे मैं था, और जैसे ही मैं उस कमरे के बाहर आया, पता नहीं वो ऊपर से कहाँ से मेरे ऊपर कूद गई, मेरी कमर पर। और सच कहूँ तो मेरा तो लगभग हार्ट फेल ही हो गया था। वो मेरे कंधे पर काटने ही वाली थी, पर पीछे से नीरज ने उसके गले में एक मंत्र से बड़ा हुआ कलावा डाल दिया। कलावा डालकर उसे नीचे खींच लिया। जैसे ही वो कलावा उससे टच हुआ, वो तड़पने लगी। नीरज वो कलावा उसके गले में एक दो बार और लपेटने की कोशिश कर रहा था, पर उस लड़की ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने जल्दी से उस लड़की के हाथ पकड़े और बहुत धीरे धीरे आत्मा बांधने का मंत्र जपने लगा। मैंने उसके हाथ कस के पकड़े हुए थे और नीरज जल्दी जल्दी उसके गले में कलावा बांध रहा था। अब ये जो कलावा है, ये आश्रम में सभी के पास होता है। इस पे मंत्र पढ़ के सभी ऐसे कलावे को शुद्ध करते हैं जिससे बुरी आत्मा या प्रेत पर ये बांधने से वो थोड़ा तक काबू में आ जाता है। और वैसा ही हुआ। नीरज ने वो कलावा उसके गले में बांधा और वो उसके गले में जलने लगा, जिसकी वजह से बीच बीच में वो आत्मा अपना काबू उस लड़की पे से खो रही थी और उस लड़की की रोती हुई आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। इतनी देर में आवाज़ सुनकर सूरज भाई भी भागते हुए वहाँ आ गए और उन्होंने उस लड़की के माथे पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ने लगे उस आत्मा को बाहर निकालने का। वो लड़की बहुत तेज़, बहुत ही डरावनी आवाज़ में चिल्ला रही थी, एक आदमी की बहुत ही भारी सी आवाज़ में। और फिर अचानक से उस पूरे फ्लोर की जितनी भी खिड़कियाँ थी वो सब बहुत तेज़ आवाज़ के साथ खुल गई और वो लड़की बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही सूरज भाई ने नीरज के बैग से एक डब्बी निकाली जिसके अंदर एक लाल रंग का तिलक लगाने का पाउडर था। उन्होंने उसे लिया और अपनी उंगली से उस लड़की के पेट पर स्वास्तिक बनाया, और जैसे ही सूरज भाई ने स्वास्तिक बनाया तो उस लड़की की स्किन वहीं से जल गई। तब सूरज भाई ने कहा कि वो आत्मा टेम्पररी बाहर गई है। उसने अभी भी इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा, वो अभी भी इस लड़की से जुड़ी हुई है। उस लड़की ने कुछ भी नहीं पहना था, तो मैंने कमरे से एक चादर ली जो सामान के ऊपर पड़ी हुई थी, उसे उस लड़की की चारों तरफ लपेट दिया। तब हमने सूरज भाई से पूछा कि अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि इंतज़ार करना पड़ेगा उस आत्मा के वापस आने का। तो हमने नीचे जाकर उस लड़की की माँ को कहा कि उसे कपड़े पहना दे। उन लोगों ने उस लड़की को कपड़े पहनाए और हमने उस लड़की को ऊपर की ही मंजिल पर एक कमरे में बेड पर लेटा दिया। वो अभी भी बेहोश थी, उसके परिवार वाले उसी के पास थे और हम बस आत्मा के वापस आने का इंतज़ार करने लगे।